गुड मॉर्निंग मोहम्मद नासिर, अतुल शर्मा। गीता बल्लवी गुड मॉर्निंग। प्रदुम्न, श्वेता। स्ट्रक्चर का मीनिंग इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से है या एक्सटर्नल आकृति जो विजुअल हो रहा है, दोनों से होता है। कोई भी रॉक सिस्टम कितना इंक्लाइंड है, उसका स्लोप कैसा है। अब स्लोप तो एक्सटर्नल फीचर है, लेकिन स्लोप को भी और इंक्लिनेशन ऑफ रॉक को भी हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर में ही लेते हैं। और उसका जो कॉम्पोजिशन है, जो उसका इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, ये सब स्ट्रक्चर के अंदर में ही आता है। ओके, क्या अभी साउंड नहीं आ रही है? साउंड तो आनी चाहिए। साउंड आ रही है नहीं? अलीशा, अलिशना, जयपाल जाखड़ गुड मॉर्निंग। जयपाल ने मुझे 10 बार विश किया है, ये मुझे बहुत मानता है, लगता है। इसकी शादी में हम जरूर आएंगे। दीपक कुमार, कल से ही सर गुड मॉर्निंग। क्या कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग। गायत्री भार्गव गुड मॉर्निंग। अतुल शर्मा, पुष्पेंद्र, सुप्रभात। आ रही है आवाज? ओके, गिव मी फ्यू एक्स्ट्रा सेकेंड्स। मैंने अभी 2 कप दूध को बॉयल करके 1.5 कप कर दिया है। अब इसमें हम अदरक डाल चुके हैं और ये हमने थोड़ी सी चाय की पत्ती डाली है। थोड़ी मतलब थोड़ी। इसमें फिर थोड़ा सा इलायची पाउडर और सौंठ मिला हुआ है इसमें। सौंठ भी समझते होगे शायद तुम लोग, और सौंफ भी डाल समझते होगे। तो इसमें इलायची पाउडर के साथ साथ सौंफ और सौंठ ज़्यादा है। और अब मैंने इसको हिला दिया। आज कल रात को हम बीपीएससी का सिलेबस देख रहे थे और पूरा प्रश्न देख रहे थे। यूपी का सिलेबस देख रहे थे, 10 साल का प्रश्न देख रहे थे। हरियाणा का भी मैंने थोड़ा सा देखा। अब ये सारे प्रश्न आपको कुछ करने ही नहीं है, ये तो सीधे नोट्स उठाना है, लिखना है। सीधे लिखा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी मान लो ले लें तो बाउंड्री एंड फ्रंटियर का कंपैरिजन। एकदम से मैंने कभी देखा नहीं था पीसीएस का सिलेबस, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको खुद ये अनुभव हो जाएगा। और पीसीएस के सिलेबस में यूपीएससी जैसा गहराई तो है ही नहीं। तो एक बार आप मुझे तो लगा कि पीसीएस तो बहुत ही इजी है, ऑप्शनल वहाँ का कहीं का भी हो, एकदम से स्ट्रेट प्रश्न पूछना, सीधे प्रश्न पूछना। और हम तो बहुत ही गहराई में ले जाते हैं लोगों को। यूपीएससी टाइप भी है और स्टेट का जो सारा, मुझे तो लगता है कि एक अक्षर भी कहीं से भी कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप नोट्स को बार बार रिवाइज कर रहे हो और उसको पढ़ रहे हो। अब ये बात प्रोफेशनली नहीं कही जा रही है, ये बात दिल से कही जा रही है। लैपटॉप में क्लास नहीं होगा विनीत कुमार, क्योंकि लैपटॉप के नाम पे बहुत धोखा हो रहा है। फर्जीवाड़ा का केंद्र है। अभी कृष्णन जी एसपी हैं नोएडा में, तो उनको मैंने कहा कि नोएडा में एक घर, तो एक प्लॉट मेरा भी होना चाहिए और वहाँ पे हम भी घर बना के
रहना चाहते हैं। ये छोटे से फ्लैट में तो बहुत मुश्किल है जीना। अब यहाँ आसपास दिल्ली में इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं, नोएडा, वहाँ के एसपी साहब कह रहे हैं कि नोएडा में कहीं भी प्लॉट लेना बहुत ही खतरनाक है, और यहाँ पे जब भी आप लोगे तो समझो कि 90% चांस है कि धोखाधड़ी हो जाएगा। सो सारा यूपी का सब फ्रॉड आदमी यही नोएडा में लगा हुआ है, और सब खाली आगे पीछे करके पैसा लोगों का कर रहा है। अब नोएडा जैसा सिटी देखो यूपी की तरफ है, तो एकदम से चोरी डकैती लूटमार रेप और धोखाधड़ी ये सब वहां पे बहुत लोग डर गए हैं। नोएडा जो लोग गए थे वापस भाग गए हैं दिल्ली की तरफ। और वही हरियाणा की तरफ गुड़गांव है, तो गुड़गांव में वैसे रोड क्राइम छीन झपट वहां भी कुछ ना कुछ होता है। दिल्ली कितना सेफ है अगर आप देखोगे तो, दिल्ली एनसीआर दिल्ली तो बहुत सेफ है ना। दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो बहुत सेफ है, उस पर कंट्रोल है। अब ये हम देखेंगे गुड़गांव में तो वहां पे इतना फ्रॉड नहीं हो रहा है। तो कितना कल्चरल डिफरेंस, ये लाइन सुन के तो हम कांप ही गए कि भाई एसपी कह रहा हो कि यार यहाँ तो सब फ्रॉड सब घुस गया है, पूरा जितना यूपी का सब चोर है सब यहीं पे आकर के, और कोई कानून नहीं है। मतलब तुम कोर्ट में जाओगे कहीं जाओगे कुछ नहीं होना है यहाँ पे। और यार अब समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया है, मतलब कौन बदलेगा। बिहार में एक एक ब्यूरोक्रेट एक एक बीडीओ कोरोना टाइम्स में बड़ा बड़ा फॉर्चूनर खरीदा है, वहां का गरीब बिलबिला रहा है, अनपढ़ है, कुछ उसको पता है नहीं फंड क्या होता है, सरकार क्या होता है। 70 साल बाद भारत के आजादी के उसको कुछ नहीं मालूम है। और एक छोटा सा क्लर्क के आगे ऐसा डरा हुआ खड़ा हुआ है। हम बिहार में देखते हैं लोगों को एक फाइल पास करते समय, एक साइन करते समय देखते हैं क्लर्क कैसे थूक मार करके और बात करता है। मुझे तो अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाती है इन लोगों के आगे। फिर ऊपर से जब बड़ा फोन आएगा तब किसी तरह से फाइल वाइल हिलता है। कौन सा कल्चर आ गया यार, यहाँ बहुत सफोकेशन है। कोई भी लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री लेकर क्यों नहीं बिहार में जाते हैं, इंडस्ट्री लेके यूपी में जबरदस्ती इंडस्ट्री यूपी में भी बनाया जाता है, वहां से भी कानपुर खाली हो रहा है तो वो खाली हो रहा है, तो बिजनेसमैन भाग रहे हैं। ये बिल्कुल जारी है। वही गुजरात जाओगे तो कोई भी आदमी किसी प्रांत का हो, अभी हम केरल में और कन्याकुमारी और मालाबार कोस्ट पे हम अभी 8 दिन जो 7 दिन हम रहे, एक स्कूटी लेकर के जंगल जंगल कोस्ट घूमते रहे, तो वहां पे मुझे 2 चीजें दिखी। एक चीज दिखी कि बहुत शांति है, दूसरा डिसिप्लिन है, तीसरा वहां के लोग फ्रॉड नहीं है, वहां किसी तरह की चोरी नहीं है, वहां के लोग बड़े शांत और जो एक्यूरेट प्राइस है वही बोलते हैं। मान लो कि मसाला 10 रुपए का है तो 10 रुपया बोला, हम उस मसाले को 10 जगह ट्राई किए, वो 10 रुपए का ही था। ऑटो वाला ऐसा नहीं होता है 3500 एक ऑटो वाला बोला घुमाने का, दूसरा टैक्सी वाला है 4000 बोला, तो वही हर टैक्सी वाला बोलता है रेट। यहां तो कुछ समझ में नहीं आता है। तुम लोग से बदलेगा और तुम लोग कुछ अच्छा करके जाओगे तो उसी तंत्र के पार्ट मत हो जाना, हालांकि हो ही जाओगे, ये सिर्फ कहने वाली बात है। गूगल भी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पायरेसी करवाता है। हर्षित ये तो सही है, लेकिन क्या है ना कि लोग लैपटॉप से एक तो ग्रुप बना के पढ़ रहे हैं, उससे चलो अच्छा है वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको कॉमर्शियल यूज करना ये कहाँ है। मोबाइल पे मान लो 2-3 स्टूडेंट बैठ करके देख रहा है वीडियो तो अच्छा लगता है मुझे, चलो सीख रहे हैं बच्चे। लेकिन ये मान लो कोई एक कॉमर्शियल आदमी आए, कोचिंग वाला आए और उसको अपने लैपटॉप के माध्यम से चला दे स्क्रीन पे और छत्तीसगढ़ में बैठ करके वो क्लास चलवा रहा हो, तो ये तो गलत है। हैदराबाद में क्लास चला दे रहा है, बेंगलुरु में क्लास चला दे रहा है इंग्लिश मीडियम का। अब ये अच्छा नहीं है। तो मुझे लगा कि सजेशन लोगों ने दिया कि आप लैपटॉप वाले को बंद करिए, तो मैंने कुछ समय के लिए बंद करवा दिया है। इस तरह के लोग जो कर रहे थे उनका जो स्टूडेंट है वही सर फोड़ेगा कि अब क्यों नहीं आ रहा है। और जब चाय थोड़ी सी पक जाए
तो उसमें ऊपर से थोड़ा सा क्रीमिश दूध और डाल देना चाहिए। फिर फ्लेम को तेज करें और बहुत तेज बॉयल करें। अब इस बॉयल के बाद चाय को निकाल लें। यार इसमें निकालने के लिए कपड़े का इस्तेमाल होना चाहिए था, मलमल का, लेकिन अपने पास मलमल तो है नहीं। और आज आपका टॉपिक है पेंक। पेंक को आप लिखना शुरू करो। पेंक मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो आप लिखो पेंक का अपवर्तन चक्र। फिर हम लोग करेंगे डेविस और पेंक की तुलना, और उस तुलना के बाद पेंक की आलोचना भी की जाएगी, और उसके बाद करेंगे हम लोग सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन। और सक्सेसिव साइकिल ऑफ इरोजन, ये दोनों ही करना है। हमारी चाय तैयार, खुशबूदार। सर ऑफलाइन स्टार्ट करो प्लीज। हम हिंदी वालों के की दे दीजिए। हिंदी में भी हो रहा है ना ये सब। सर आप ऐसा काम करो जो नदी गढ़ जाए। क्या ये मतलब, नहीं समझा। हाफ वीडियो देखोगे तभी वो पूरा काउंट हो जाएगा। चलो इन चिंता से बाहर निकलो, और ऑफलाइन क्लास शुरू होने वाला है जल्दी ही, शायद फरवरी या मार्च में तो लोग सेशन शुरू करेंगे ही। नेक्स्ट सेशन तो करना ही है सबको। ओके, लिखो पेंग का मॉडल। लिखो पेंक एक भूगर्भ शास्त्री हैं। पेंक एक भूगर्भ शास्त्री हैं तथा डेविस के आलोचक। तथा डेविस के आलोचक। इनका मॉडल
काल स्वतंत्र, टाइम इंडिपेंडेंट, काल स्वतंत्र, प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रक्रिया उन्मुख, प्रक्रिया उन्मुख मॉडल है जिसमें स्थलाकृतियों के विकास क्रम को काल आधारित न मानकर प्रक्रिया विशिष्ट माना गया है। काल आधारित न मानकर प्रक्रिया विशिष्ट माना गया है। प्रक्रिया विशिष्ट माना गया है। लिखो, इन्होंने अवस्था शब्द के स्थान पर चरण शब्द का प्रयोग किया। फेज का प्रयोग किया है, स्टेज नहीं फेज का, चरण शब्द का प्रयोग किया। फिर लिखो, सेकेंड पैराग्राफ, पेंग का मॉडल, पेंग के मॉडल में अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों दोनों पर ही बल है तथा स्थलाकृतियों को अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों के आनुपातिक कार्य दर का उत्पाद्य माना गया है। आनुपातिक कार्य दर का उत्पाद्य माना गया है।
थर्ड पैराग्राफ, पेंग का मॉडल या पेंग का आवर्धन चक्र आर्द्र जलवायु में प्रारंभ होकर शुष्क जलवायु में अंत होता है। पेंग के मॉडल का प्रारंभ आर्द्र जलवायु से होकर अंत शुष्क जलवायु में होता है। अतः स्थलाकृतियों का स्वरूप परिवर्तन जलवायु आधारित भी है और पेंग का जो अंतिम उत्पाद्य है वो डेविस से अलग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने ढाल परिवर्तन पर अधिक बल दिया है क्योंकि स्थलाकृतियों के विकास में ढाल परिवर्तन एक महत्वपूर्ण नहीं, सर्वप्रमुख क्रियाविधि है। आगे लिखो, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ पेंग के सिद्धांत की मूलभूत अवधारणाएं। पहला उदाहरण लिखो, पर्वतीय उत्थान तरंगित सतह पर होता है जो तरंगित सतह पर होता है, जो संप्राय मैदान के समतुल्य है।
जो संप्राय मैदान के समतुल्य है। यानी जहां डेविस का मॉडल खत्म होता है वहीं से पेंग शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट लिखो, पर्वतीय उत्थान मंद अथवा चरणबद्ध है, एपिसोडिक है। मंद अथवा चरणबद्ध है या एपिसोडिक है, तीव्र नहीं होता है, अल्पकालिक नहीं है, एपिसोडिक है। लिख दो दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक है। फिर लिखो, उत्थान के साथ ही अपर्दन चक्र का प्रारंभ हो जाता है। तीसरा, अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियां एक साथ कार्य करती हैं, न कि पृथक पृथक। डेविस से एकदम अपोजिट चल रहा है। ये भी कह सकते हो कि डेविस का करेक्शन हो रहा है। न कि पृथक पृथक। नेक्स्ट, अपर्दन चक्र काल आधारित न होकर प्रक्रिया आधारित होता है। नेक्स्ट, स्थलाकृतियों का विकास ढाल परिवर्तन से होता है। जिसका सूक्ष्मतम इकाई स्लोप यूनिट कहलाता है। इंग्लिश में लिख सकते हो, स्लोप यूनिट कहलाता है, ढाल इकाई कहलाता है। नेक्स्ट, ढाल में परिवर्तन समानांतर निवर्तन की क्रिया से तथा ढाल प्रतिस्थापन की क्रिया से होता है।
नेक्स्ट, अपर्दन चक्र का अंतिम उत्पाद्य एंड रूम्फ होता है, ENDRUMPF, ENDRUMPF एंड रूम्फ होता है। जिसका स्वरूप अपर्दित मैदान जिसमें पर्वतों के अवशिष्ट बॉर्न हार्ड के रूप में, पर्वतों के अवशिष्ट बॉर्न हार्ड, BORNHARDT, बॉर्न हार्ड के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, अपर्दन चक्र का अर्थ है स्थलाकृतियों के उद्भव से लेकर स्थलाकृतियों के प्राइमारूम्फ पर उद्भव, स्थलाकृतियों के प्राइमारूम्फ, स्थलाकृतियों के प्राइमारूम्फ पर उद्भव से लेकर प्राइमारूम्फ से लेकर एंड रूम्फ तक का प्रक्रिया संबंधी विश्लेषण, जिसमें अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों के आनुपातिक कार्यदल के फलस्वरूप उच्च उच्चावच्छीय दशाओं का निम्न उच्चावच्छीय दशाओं में, निम्न उच्चावच्छीय दशाओं में परिवर्तन होता है।
एक और लिखो कि लिखो पेइंग, सॉरी, एक और है। पेंग के अपर्दन चक्र में ट्रिप्पिन की अवधारणा या ट्रिप्पिन निर्माण की अवधारणा एक विशिष्ट योगदान है। ट्रिप्पिन एक सीढ़ी नुमा कगार युक्त उच्च भूमि होता है जिसका निर्माण समानांतर निवर्तन, पैरेलल रिट्रीट एवं ढाल प्रतिस्थापन के द्वारा प्राप्त होता है। यह ट्रिप्पिन वैक्सिंग फेज ऑफ डेवलपमेंट, स्थलाकृतियों के विकास के वृद्धि चरण में प्राप्त होता है। वृद्धि चरण में प्राप्त होता है या वृद्धि चरण के अंत में प्राप्त होता है। आप लोग का कुछ आ रहा है लिख करके, सर पेंग गिलबर्ट का फॉलोवर था क्या? गिलबर्ट का तो सब फॉलोवर है, डेविस ही फॉलोवर है। और प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है, बेस लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये सब जो बहुत सारी चीजें पॉवेल ने दी, गिलबर्ट ने दी, उसका तो सब लोग फॉलो करता है। गिलबर्ट डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी के करीब है, तो गिलबर्ट का समर्थक स्ट्रॉलर होगा और जेटी हैक होगा, शोरले होगा। डेविस और पेंग को पहले पढ़ते हैं ना, अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, फिर आपका पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। आवाज नहीं आ रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम है या कहीं खो गए सर? सर कई बार पेंग और ये सब पढ़ाते पढ़ाते इतने कल्पनाशील हम हो जाते हैं
कि ब्रेन एकदम चला जाता है अपर्दन चक्र पे, और कभी कभी इधर उधर भी चला जाता है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, अब लिखो पेंग, अगला पैराग्राफ, पोस्टुलेट्स खत्म हो गया, पेंग पे लिखो कि पेंग ने अपर्दन चक्र को 3 चरणों में अनुक्रमित एवं श्रेणीबद्ध माना है। श्रेणीबद्ध माना है तथा पेंक में भी ढाल विकास क्रम उत्तल, तिर्यक, अवतल के रूप में ही माना गया है, जिससे क्रमशः वी शेप, यू आकार की घाटी एवं वृहत अवतल घाटी का निर्माण होता है। अर्थात ढाल परिवर्तन इन तीनों चरणों में महत्वपूर्ण क्रिया है। इन तीनों चरणों में महत्वपूर्ण क्रिया है। कॉन्वेक्स रेक्टिलिनियर, ये वाला डायग्राम बना दो। अब लिखो पेंक के चरण या पेंक का अपर्दन चक्र। अब डायग्राम के साथ पेंक का पूरा वर्णन। ये तो हमारा वही होगा 0 यानी सी लेवल। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेस लेवल। यही हमारा बेस लेवल है। थ्योरेटिकल बेस लेवल। अब ये है हमारा पहला स्टेज, जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमारूम। तो आप लिखिए पहला चरण। चूंकि मॉडल किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होगा, है ना। अभी आपको अवस्था और चरण में अंतर समझाएंगे। पेंग अभी समझाना है आपको और बहुत कंसंट्रेशन से आपको सुनना है। तो प्राइमारूम स्टेज कह सकते हैं यहां पे, क्योंकि किसी न किसी काल बिंदु पर मॉडल तो शुरू होगा ना। उसके बाद इस स्टेज के बाद फिर फेज शुरू हो जाएगा, फिर ये चरण इनका आने लगता है, फिर ये फेज है, और लास्ट में जो प्राप्ति होगी वो फिर है एंड रूम्फ स्टेज।
यानी किसी काल बिंदु से काल बिंदु तक मॉडल तो चलेगा ही, लेकिन बीच में जो क्रियाएं हो रही है वो काल आधारित नहीं है, वो प्रक्रिया आधारित है। यानी इसमें हम लोग युवावस्था और वो नहीं कर सकते हैं, युवावस्था तो कालवाचक शब्द हो गया। इसमें चरण की बात करेंगे तो ये यहां पर इनका आएगा दूसरा, वैक्सिंग फेज ऑफ डेवलपमेंट, फिर आएगा इनका ये नंबर 3, जिसमें ए बी सी 3 भाग में बांटते हैं, यूनिफॉर्म फेज ऑफ डेवलपमेंट, और तीसरा होगा, इसको यहां ले लेते हैं, ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, एंड रूम को बड़ा कर देते हैं। ये होगा हमारा 4, ये होगा हमारा 5, और ये है हमारा वेनिंग फेज। वैक्सिंग और वेनिंग तो समझते होगे ना, हिंदी में सब बताते हैं हम। वैक्सिंग का मतलब है वृद्धि चरण, ये है एक समान विकास या नियत विकास का चरण, और ये है ह्रास, स्थलाकृतियों के विकास का ह्रास चरण। अब ग्राफ का एक बेसिक डिजाइन होता है, समझने के पहले इस ग्राफ के बेसिक के स्ट्रक्चर को तो समझना ही है। यहां पर है हाइट, यहां पर एल्टीट्यूड लिया हुआ है, या एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई यहां पर आप ले सकते हो, लेना ही है आपको। हाइट लिखो, एल्टीट्यूड लिखो, एक ही बात है। अब ये ग्राफ हमारा तैयार है, अब इस पे हम लोग व्याख्या करेंगे पेंग के मॉडल को और समझने की कोशिश भी करेंगे। ग्राफ बन गया तो वहां से y लिख के भेजो मुझे। अब आइए और इसको देखिए। सबसे पहले आप लिखो प्राइमरूम स्टेज क्या है। लिखो प्रारंभिक तरंगित मैदान
जिस पर पर्वतीय उत्थान होता है, प्रारंभिक तरंगित मैदान जिस पर पर्वतीय उत्थान होता है, यह उत्थान मंद एवं दीर्घकालिक है तथा उत्थान के साथ ही अपर्दन चक्र का प्रारंभ हो जाता है। उत्थान के साथ ही अपर्दन चक्र का प्रारंभ हो जाता है। ऊपरी वक्र ए अभी बनाया नहीं है। ऊपरी वक्र ए पर्वतीय शीर्ष के औसत मान को दर्शाता है। पर्वतीय शीर्षों के औसत मान को दर्शाता है, जबकि निचला वक्र बी घाटी के औसत गहराई को तथा ग्राफ लाइन सी के द्वारा संपूर्ण पर्वतीय उत्थान को दर्शाया गया है। संपूर्ण पर्वतीय उत्थान को दर्शाया गया है। क्षैतिज रेखा ओ आधार तल है। ए ओ निरपेक्ष उच्चावच एवं ए बी सापेक्षिक उच्चावच को दर्शाता है। फेज 1 में आओ। ये तो स्टेज था। फेज स्थलाकृतियों के ये वृद्धि काल है, सॉरी वृद्धि का चरण है। तब लिखो वृद्धि चरण।
पहले लिखवाते ही हैं, थोड़ा और लिखो। वैक्सिंग फेज ऑफ डेवलपमेंट में और लिखते हैं, लिखो। पर्वतीय उत्थान का दर अपर्दन के दर से उच्च है, अतः औसत उच्चावच्य में वृद्धि होती है। औसत उच्चावच्य में वृद्धि होती है। घाटी में लंबवत अपर्दन का दर घाटी के उत्थान से अधिक है। घाटी में लंबवत अपर्दन का दर घाटी के उत्थान से अधिक है, अतः सापेक्षिक उच्चावच्य में वृद्धि होगी। पर्वतीय शीर्ष का उत्थान दर धाराओं के द्वारा, स्ट्रीम्स के द्वारा या स्ट्रीम्स के धाराओं के अपर्दनात्मक शक्ति से उच्च है, अतः निरपेक्ष उच्चावच्य में भी वृद्धि होगी। निरपेक्ष उच्चावच्य में भी वृद्धि होगी। पर्वतीय ढाल में उत्तलता का विकास होता है। पर्वतीय ढाल में उत्तलता का विकास होता है तथा पर्वतीय ढाल उत्तल हो जाएंगे तथा वी आकार की घाटी निर्मित होती है। इस चरण में, अर्थात इस चरण में अंतर्जात शक्तियां बहिर्जात शक्तियों से कहीं अधिक हैं। जिस काल बिंदु पर दोनों शक्तियां समतुल्य होंगी, वहां से अस्लाकृतियों का नियत विकास प्रारंभ होता है, अर्थात कांस्टेंट रिलीफ प्राप्त होगा। इंग्लिश में लिख दो, कांस्टेंट रिलीफ प्राप्त होगा। स्टील रिलीफ, कांस्टेंट रिलीफ, फास्तिन बिने, इस तरह के जर्मन भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है पेंग के द्वारा, लेकिन हम लोग जर्मन भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? फास्तिन बिनी, स्टील रिलीफ, ये सबसे क्या फायदा है? हम लोग जर्मन नहीं है, तो सामान्य ट्रांसलेशन जो अंग्रेजी में की जाती है वही करना है और बोझ नहीं बनाना है पेंग को, है ना? आपको ध्यान रखना है ये।
तो आपने लिखा कि कांस्टेंट रिलीफ की प्राप्ति होती है तथा इस चरण के अंत में ट्रिप्पिन की भी प्राप्ति हो जाती है। बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, हम आज अच्छे से समझाएंगे, ध्यान रखना है। ट्रिप्पिन की भी प्राप्ति हो जाती है। अब क्या है कि आईएएस में तो अलग से पूछेगा ट्रिप्पिन कॉन्सेप्ट क्या है पेंग का, आज तक नहीं पूछा है, इसका मतलब क्या है। पूछेगा कब बनता है ट्रिप्पिन, कैसे बनता है ट्रिप्पिन, कौन सी प्रक्रिया होती है ट्रिप्पिन के फॉर्मेशन में, ये सब पूछ सकता है। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए चिंतन मनन करके हम पढ़ा रहे हैं। जो प्रश्न आ गए उस पे तो कोई भी पढ़ा ले सकता है, पढ़ ले सकता है। ओके, तो ये है हमारा वैक्सिंग फेज ऑफ डेवलपमेंट। अब आ जाइए, लिखिए यूनिफॉर्म फेज ऑफ डेवलपमेंट। यूनिफॉर्म फेज ऑफ डेवलपमेंट एक समान विकास काल, विकास चरण। लिखो, सामान्यतः इस चरण में पर्वतीय उत्थान एवं अपर्दन को समतुल्य माना जाता है, जिसके कारण उच्चावच नियत होगा, कांस्टेंट रिलीफ होगा। कांस्टेंट रिलीफ होगा, परंतु कांस्टेंट रिलीफ होगा, परंतु इसके 3 उपचरण प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह सर्वाधिक दीर्घकालिक चरण है। सर्वाधिक दीर्घकालिक चरण है। पेंग लाख कहें, 1000 बार कहें कि हमारा मॉडल टाइम इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनको काल से बच नहीं सकता है कोई, और काल की गणना करनी ही पड़ रही है कहीं ना कहीं। हालांकि जो स्थलाकृतियों का विकास है वो काल आधारित नहीं है, ये सत्य कह रहे हैं, लेकिन काल की गणना फिर भी करनी पड़ रही है, और मॉडल में काल का प्रवेश नेचुरली हो रहा है। अभी समझाते हैं अच्छी तरह से। डेविस ने काल में प्रक्रिया को देखा, प्रक्रिया से वो भी नहीं बच सकते, और पेंक ने प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना, लेकिन फिर भी वो काल में कहीं ना कहीं मॉडल में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दीर्घावधि सबसे ज्यादा कांस्टेंट रिलीफ का या यूनिफॉर्म फेज ऑफ डेवलपमेंट का होगा। इस वीडियो को जरूर कम से कम 2-3 बार देखना चाहिए।
नेक्स्ट लिखो, 3 उपचरण की बात कर रहे हैं ये। अब लिखो, चूंकि बड़ा 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 पीरियड है, देखो हमने ग्राफ में सबसे बड़ा दिखाया है इसको, यूनिफॉर्म फेज को, तो ये 3 चरण उपचरण में चला गया। लिखो उपचरण ए, उपचरण ए। लिखो पर्वतीय शीर्ष का उत्थान जारी है, परंतु घटते क्रम में, परंतु घटते क्रम में, तथा चूंकि शीर्ष अपवर्तन का दर उत्थान से अभी भी कम है, उत्थान से अभी भी कम है, अतः निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि होगी, निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि होगी। एक समान विकास काल में, आगे लिखो, घाटी में उत्थान का दर, घाटी में उत्थान का दर लंबवत अपवर्तन के दर से अधिक होता है, तथा शीर्ष के उत्थान के समतुल्य, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तथा शीर्ष के उत्थान के समतुल्य, अतः दोनों वक्र रेखाएं ए एवं बी समानांतर हो जाती हैं, जिसका अर्थ है, समानांतर हो जाती हैं, जिसका अर्थ है सापेक्षिक उच्चावच का नियत होना, जिसका अर्थ है सापेक्षिक उच्चावच का नियत होना, सापेक्षिक उच्चावच नियत हो जाएगा।
सापेक्षिक उच्चावच का नियत होना। अब लिखो नेक्स्ट। बी में आते हैं। लिखो यहां पर्वतीय उत्थान एवं अपरदन समतुल्य हो जाते हैं, जिससे निरपेक्ष उच्चावच नियत होगा, जबकि घाटी कर्तन की क्रिया या लंबवत कटाव, जबकि घाटी कर्तन की क्रिया एवं घाटी का उत्थान दोनों समतुल्य हो जाते हैं। घाटी का उत्थान दोनों समतुल्य हो जाते हैं। अतः घाटी का उत्थान दोनों समतुल्य हो जाते हैं। अतः दोनों समतुल्य हो जाते हैं। अतः दोनों वक्र रेखाएं पुनः समानांतर हो जाती हैं। जिसका अर्थ है, यानी अर्थात सापेक्षिक उच्चावच नियत हो जाता है। सापेक्षिक उच्चावच नियत हो जाता है। अब सी में आओ। उपचरण सी। उपचरण सी। पर्वतीय उत्थान नगण्य, पर्वतीय शीर्ष का अपरदन तीव्र, अतः निरपेक्ष उच्चावच में ह्रास। निरपेक्ष उच्चावच में ह्रास। घाटी में, या ऐसा कर दो, घाटी कर्तन की क्रिया या घाटी में लंबवत अपरदन की क्रिया, घाटी कर्तन की क्रिया शीर्ष अपरदन के समतुल्य रहती है। अतः दोनों वक्र रेखाएं पुनः नियत हो जाती हैं। दोनों वक्र रेखाएं पुनः नियत हो जाती हैं, जिसके कारण
सापेक्षिक उच्चावच्य पुनः नियत होता है, दोनों कर्व समानांतर हो जाएगा और सापेक्षिक उच्चावच्य पुनः नियत हो जाएगा। अब समझते हैं, यहां तक करवाया है, अब इसको समझाते हैं, फिर आगे 4-5 में जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो देखना है कि ये है हमारा पर्वतीय उत्थान वाला भाग, और ये है हमारा ए बी सी ओ। जल्दी से देखो, हमने पहले चरण में प्राइमर रूफ में क्या क्या लिखवाया है। ए क्या है? एवरेज हाइट ऑफ समिट्स। बी क्या है? एवरेज डेप्थ ऑफ वैली। एंड सी क्या है? अपलिफ्टमेंट। सी है अपलिफ्टमेंट। एक बार पढ़ना है आपको, मैंने जैसा कहा कि आप प्राइमर रूम स्टेज को पढ़िए। 3 रेखाएं क्या है? अब आइए देखिए, ए जैसे डेविस में था, बी जैसे डेविस में था, यहां पर एक सी अलग है। सी क्या है? जो सिर्फ शुद्ध रूप से पर्वतीय उत्थान को दिखा रहा है, लेकिन हमारे ग्राफ में, पिंक के ग्राफ में सी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उत्थान के साथ ही अपर्दन शुरू हो जाता है। तो जो वास्तविक रेखा या वास्तविक ऊंचाई पर्वतों की होगी वह ए होगी, न कि सी होगी। इसलिए 3 रेखाओं को दिखाया जाएगा ग्राफ में। सी है शुद्ध रूप से उत्थान, जिसमें अपर्दन को नहीं दिखाया गया। लेकिन अगर हम लोग उत्थान और अपर्दन के आनुपातिक मात्रा को देखेंगे तो रेखा ए प्राप्त होगी, न कि सी। क्लियर हुआ या नहीं? वैसे ही जो पर्वतों की घाटियां हैं, पर्वत की घाटी और ये मैदानी भाग में अंतर होता है। Gujarati dish from Surat, Gujarat, India. Gari is made of puri batter, milk, mawa, ghee and sugar made into round shapes. Oh my God, ये क्या हो गया? To be consumed on Chandani Patwa festival. Would you like to hear more?
मेरा मोबाइल सिरी अपने आप ही बोलने लगता है, हमारी आवाज तेज होती है बस कुछ बोलने लगता है। अब चलिए, प्राइमा रूम्फ को अच्छे से देख लिया आपने। अब चलते हैं हम लोग वैक्सिंग फेज में। तो वैक्सिंग फेज में चलते हैं और देखो पेंक में क्या है, उत्थान जारी है। डेविस में उत्थान खत्म हो गया है, डेविस में उत्थान नहीं है इधर, इसमें उत्थान जारी है। और यहां कहता है कि अपलिफ्टमेंट इज मोर देन इरोजन। तो जब पर्वतीय शीर्ष का उत्थान ज्यादा होगा और शीर्ष का अपरदन कम होगा तो यह रेखा तो ऊपर ही जाएगी, और जब ये रेखा ऊपर गई तो निरपेक्ष उच्चावच यानी ओ ए को देखोगे, निरपेक्ष उच्चावच क्या है, ओ ए। तो अगर ओ ए को देखोगे तो इसमें वृद्धि हो गई, यानी कि एब्सोल्यूट रिलीफ में वृद्धि हो रही है और तीव्र वृद्धि हो रही है। घाटी में देखते हैं क्या होगा। घाटी में लंबवत अपरदन यानी वैली इरोजन, घाटी कर्तन, वैली इंसीजन, घाटी में लंबवत कटाई बहुत तीव्र है और घाटी के उत्थान से ज्यादा तीव्र है। वैली अपलिफ्टमेंट से ज्यादा इरोजन है घाटी में, तो ये लंबवत नीचे की ओर आ जाएगा, यानी सापेक्षिक उच्चावच यानी रिलेटिव रिलीफ इज इंक्रीजिंग। समझ में आया या नहीं? बहुत सिंपल है, इसीलिए तो इसको वैक्सिंग फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें एआर और आरआर दोनों में वृद्धि हो रही है। सापेक्षिक उच्चावच, निरपेक्ष उच्चावच दोनों में वृद्धि हो रही है। सापेक्षिक उच्चावच का क्या अर्थ है? जो वैली से शीर्ष की ऊंचाई होगी, और जो समुद्र तल से ऊंचाई होगी शीर्ष की, वो क्या है? निरपेक्ष उच्चावच। तो ओ ए निरपेक्ष, ए बी सापेक्ष। तो ए बी में देखो वृद्धि हो गया, और ओ ए में भी वृद्धि हो गया। यही वैक्सिंग फेज है। आपको एक सिंपल अर्थ में यहां समझा दें कि अगर आप किसी पर्वत को लेते हो तो पर्वत में इस तरह से घाटियां होती है। ये देखो शीर्ष है तो घाटी है, तो ये घाटी, और जब पर्वत का उत्थान होगा तो घाटी भी ऊपर उठती है। समझा है नहीं? क्योंकि पर्वत एज ए होल ऊपर उठ रहा है ना, एज ए होल ऊपर उठ रहा है, तो घाटी भी उठती है और शीर्ष भी ऊपर उठता है। तो घाटी का उत्थान और शीर्ष का उत्थान दोनों को अलग अलग देखना है तुमको। दोनों का उत्थान हो रहा है ना। तो मान लो कि ये घाटी का उत्थान हुआ 10 मीटर और 20 मीटर का कटाव नदी कर दी, तो ये लाइन तो नीचे आ जाएगा। ऐसे आया कि नहीं? अब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको हम लोग सापेक्षिक उच्चावच कहते हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप से वृद्धि हो चुकी है। और अगर इसका उत्थान देखेंगे तो ये भी देखो इस तरह से और ऊपर उठ गया है, और एक घाटी और नीचे गहरी हो गई है। तो समुद्र तल अगर यहां मान लें, सी लेवल यहां मान लें, तो समुद्र तल से निरपेक्ष उच्चावच भी बढ़ गया और सापेक्षिक उच्चावच भी बढ़ गया, क्योंकि घाटी कर्तन की प्रक्रिया तीव्र है। घाटी में लंबवत कटाई बहुत तेजी से हो रही है, यही यहां पर कहा गया। अब आइए यूनिफॉर्म फेज में। यूनिफॉर्म फेज में बहुत आसान भी हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है। आसान ये हो सकता है, अगर आप बीपीएससी लिख रहे हो तो ए बी सी 3 फेज मत लिखो। हरियाणा लिख रहे हो, उत्तर प्रदेश लिख रहे हो पीसीएस, तो ए बी सी तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है, शायद समय भी नहीं होगा। इसलिए ज्यादा अच्छा यहां पे रहेगा कि आप मान लो कि जो शीर्ष का उत्थान है वो शीर्ष के अपरदन के बराबर, घाटी की लंबवत कटाई है वह घाटी के उत्थान के बराबर, और दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। और जब दोनों रेखाएं समानांतर हो गई, इसका अर्थ है कि एब्सोल्यूट रिलीफ, निरपेक्ष उच्चावच और सापेक्षिक उच्चावच दोनों ही नियत हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट रिलीफ कहते हैं या यूनिफॉर्म फेज ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। ये तो सामान्यीकरण है, लेकिन चूंकि यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है, टू प्रोट्रैक्टेड इन टाइम, पिंक लिखते हैं कि बहुत लंबा काल हो जाता है ये, इसलिए उसको सब फेज में भी समझना बहुत जरूरी है। जो आईएएस के स्टैंडर्ड की बात है, अब करेंगे। यहां देखो, तो यहां पे आओ, तो सबसे पहला जो फेज होगा इसमें कहते हैं कि ये जो उत्थान था, ये उत्थान तो इस दर से हो रहा है, लेकिन इस दर से ना होकर के उत्थान होगा, लेकिन घटते दर में होगा। उत्थान हुआ है,
इस फेज में भी उत्थान हुआ है, यानी एब्सोल्यूट रिलीफ इसमें भी बढ़ा है, लेकिन घटते दर में बढ़ा है। ये देखो ऐसे घट गया, ये होना ये चाहिए था, होना चाहिए था ये आई रेखा मिलनी चाहिए थी, लेकिन रेखा ए नीचे है। तो एब्सोल्यूट रिलीफ बढ़ रहा है, लेकिन पहले से जो बढ़ने का दर था उसमें कमी आ गई है। अब यहां देखो नीचे में तो एब्सोल्यूट रिलीफ बढ़ गया, यानी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है जो शीर्ष का अपलिफ्टमेंट है इट इज स्टिल मोर देन इरोजन ऑफ द समिट्स। शीर्ष के अपर्दन से अभी भी अपलिफ्टमेंट ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा निरपेक्ष उच्चावच यहां बढ़ा ही है। अब यहां देखिए क्या होता है, यहां क्या होता है कि जो घाटी का उत्थान है, चूंकि लंबवत अपर्दन अब बहुत तेजी से घटने लगेगा, तो लंबवत अपर्दन मान लेते हैं यहां पर कि लंबवत अपर्दन यानी वैली इंसीजन या वैली इरोजन अगर यहां पर 10 मीटर का हो रहा है, कम ले लेते हैं थोड़ा, 5 मीटर ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 मीटर का अगर वैली इरोजन ले लेते हैं कि हो रहा है, तो यहां पर वैली अपलिफ्टमेंट के दर को हम मान लेते हैं कि यह 12 मीटर हो रहा है, यानी कि 2 मीटर का वैली ऊपर उठ जाएगा। और ये जो 2 मीटर का यहां पर वैली में उत्थान एक्स्ट्रा हो गया है, वह इस 2 मीटर के उत्थान के बराबर है। यानी यहां पर क्या है कि यहां पर अपर्दन है, यहां पर वैली अपलिफ्टमेंट है, हमने क्या लिखा है, वैली अपलिफ्टमेंट दिखाया 12 मीटर, तो यहां पे शीर्ष का अपलिफ्टमेंट भी 12 मीटर मान लेते हैं कि 12 मीटर शीर्ष का अपलिफ्टमेंट यहां भी हुआ, और यहां पर अपर्दन है वो 10 मीटर का अपर्दन है, यानी 2 मीटर कौन बढ़ गया है, 2 मीटर बढ़ गया है यहां पर्वत का ऊंचाई, यानी यह भी 2 मीटर ऊपर उठा है, तो यह भी उसके पास 2 मीटर ऊपर की तरफ आ गया है। यानी ये दोनों रेखाएं नियत हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। इसके कारण यहां पर क्या है कि रिलेटिव रिलीफ कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। समझ में आया कि नहीं? अरे अगर पर्वत का शीर्ष 12 मीटर उत्थान से उठा और 10 मीटर कट गया तो 2 ही मीटर उठाना है ना, तो निरपेक्ष उच्चावच क्या हुआ, 2 मीटर बढ़ गया है। निरपेक्ष उच्चावच कांस्टेंट नहीं है, लेकिन घाटी में क्या होगा कि 12 मीटर उठा, वैसे ही लगाओ 12 मीटर उठा और 10 मीटर कट गया, तो घाटी में नीचे गहराई नहीं बढ़ी है ना, 2 मीटर ऊंचाई बढ़ गई है, और ये ऊंचाई उतनी ही बढ़ी है जितना शीर्ष की ऊंचाई बढ़ी है, तो ये दोनों रेखाएं अब समानांतर हो जाएंगी। सिंपल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, आनुपातिक कार्यदर है अस्लाकृतियों का विकास। मैंने बार बार बताया कि अंतर्जात बहिर्जात शक्तियों यानी उत्थान एवं अपर्दन के का आनुपातिक कार्यदर है। तो जब दोनों रेखाएं कांस्टेंट हो जाएंगी तो जो रिलीफ होगा, जो उच्चावच होगा, सापेक्षिक उच्चावच नियत हो जाएगा। किसी किताब में कुछ समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। आगे देखते हैं, इस चरण में आओ, यहां पे बढ़ रहा है रिलीफ, AR इज ग्रोइंग, इंक्रीजिंग एंड RR इज कांस्टेंट। यहां आइए, यहां पर क्या हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट इज इक्वल टू इरोजन। अगर 10 मीटर का अपलिफ्टमेंट हुआ है तो यहां पर या 10 मीटर का या 12 मीटर का मान लो, जो भी अपलिफ्टमेंट कितना लिया था हमने, अपलिफ्टमेंट मान लो 12 मीटर का लिया था, कम कर देते हैं, 11 मीटर का अपलिफ्टमेंट हुआ है। यहां पे मान लेते हैं ना, अपलिफ्टमेंट को कम करना पड़ेगा धीरे धीरे, तो अपलिफ्टमेंट मान लो 11 मीटर का हुआ, तो इरोजन को बढ़ाएंगे तो यह भी 11 मीटर का हुआ, तो टोटल अपलिफ्टमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। यानी ये लाइन स्ट्रेट होगा, कांस्टेंट होगा, यानी निरपेक्ष उच्चावच यानी एब्सोल्यूट रिलीफ इज कांस्टेंट। यहां पर आकर के सब फेज बी में निरपेक्ष उच्चावच नियत हो जाएगी। बुद्धि में प्रवेश हो रहा है कि नहीं? आगे देखो, अब यहां भी हम देखेंगे तो घाटी का अपलिफ्टमेंट भी मान लेते हैं 11 मीटर हुआ, और यहां भी घाटी का अपलिफ्टमेंट और घाटी का जो कर्तन है वो बराबर हो जाता है,
यानी ये रेखा भी स्ट्रेट और ये दो लाइन फिर से पैरेलल, यानी यहां भी आर आर कांस्टेंट, आर आर नियत हो गया, दोनों रेखाएं समानांतर हो गई। यहां देखो सी में आओगे तो अब यहां पर अपलिफ्टमेंट बंद हो गया है। तो ये मान लो कि 2 मीटर कटा है, तो घाटी में अपरदन जारी है, लेकिन वो भी घटते क्रम में है ना, घाटी में अपरदन अब घटते क्रम में है, यहीं से घटते क्रम में चल रहा है घाटी का अपरदन, लंबवत कटाव कम हो रहा है। तो ये भी अब चूंकि उत्थान बंद हो गया तो ये भी 2 ही मीटर कटा, तो ये दोनों लाइन फिर कांस्टेंट, आर आर और आर आर विल बी कांस्टेंट, ये दोनों लाइन फिर पैरेलल हो गया है, फिर समानांतर हो गया है, यानी दोनों फिर कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट जैसे ही होगा वैसे ही आर आर क्या हो जाएगा, दोनों को पैरेलल ही दिखाना है, यहां भी पैरेलल हो जाएगा, या थोड़ा ऊपर ले जा सकते हो, फिर नीचे ला करके पैरेलल दिखा सकते हो, फिर ये नीचे ला करके, इस तरह से ये ग्राफ डेवलप होगा। यहां पर ए आर क्या है, ए आर तो घटेगा, अब तो ए आर घटेगा क्योंकि उत्थान तो है ही नहीं, शीर्ष का अपरदन चल रहा है, माउंटेन की ऊंचाई घटने लगेगी। आर आर कांस्टेंट, क्योंकि जितनी ऊपर से 2 मीटर ऊंचाई मान लो कट करके घटी या 10 मीटर घटी, जो भी तुमको इक्वेशन लेना है, अंक गणित पे नहीं जाना है, इसके अर्थ को समझना है। 2 मीटर यहां घटा तो यहां भी 2 मीटर गहराई कट गई है। आगे चलते हैं। अब वेनिंग फेज का मतलब क्या होगा कि अब यहां से लंबवत कटाव बंद, इस पॉइंट से लंबवत कटाव बंद, ये लाइन अब कांस्टेंट हो जाएगा, बेस लेवल प्राप्त हो गया, आधार तल की प्राप्ति हो गई है, जो इस अपरदन चक्र का आधार तल है। थ्योरेटिकल आधार तल तो समुद्र तल होता है, लेकिन थ्योरेटिकल आधार तल कभी भी अपरदन चक्र में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि चट्टानों की प्रतिरोधिता यहां पर इतनी अधिक होती है कि गहराई से कटाव, समुद्र तल तक कटाव बंद हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, यही है जो घाटी की गहराई की रेखा जो मिल रही है, जिसके नीचे अब कोई कटाव नहीं होगा, यही होगा प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था की परिच्छेदिका मिल जाती है। और ये तो शीर्ष अपरदन अब तीव्र दर से होगा, तो ये तो बहुत तेजी से अब नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे ए आर तेजी से घट रहा है और आर आर भी घट रहा है तेजी से, क्योंकि दोनों रेखाएं अब ए और बी के बीच की दूरी घटती जा रही है और ए और ओ के बीच भी दूरी घटती जा रही है। अब यहां आने के बाद ये तो अपरदन चक्र धीरे धीरे बंद हो जाता है और यही हमारा एंडरुम्फ का स्टेज है। एंडरुम्फ का स्टेज आ गया, प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम की प्राप्ति हो गई और ये हमारा ग्राफ है। अब इस ग्राफ के अंदर में हम देखते हैं कि कैसा डायग्राम बनेगा। तो इस तरह से बहुत ही शार्प डायग्राम बना करके दिखाया है इन्होंने। और इस तरह से यहां पर आने के बाद ये इन्होंने, 1 मिनट रुको, यहां पे मुझे ट्रिप्पन भी दिखाना है आपको कि ट्रिप्पन की संरचना कैसे बनेगी, वो हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन यहां आपको पढ़ा देंगे कि ट्रिप्पन बन रहा है कम से कम। ये देखो इस तरह से कुछ यहां पे संरचना बन जाएगी। पहले तो माउंटेन बहुत ही शार्प है, नुकीला है, इस तरह से बन रहा है, बीच में वी आकार की घाटियां बन रही है ना। लेकिन बाद में जब यहां पर आप देखोगे तो सीढ़ी नुमा जैसा संरचना बनना शुरू हो जाता है और फिर ये घाटी इस तरह से ये संरचना बननी शुरू हो जाती है। और यही है बॉर्न हार्ट, जिसे कुछ विद्वान इनसेलबर्ग भी लिखते हैं। यही बॉर्न हार्ट्स है, यही बॉर्न हार्ट्स वगैरह है। और इसके अंदर में भी आप चाहो तो डिजाइन बना सकते हो। अपना टाइम देकर के अच्छे से बनाना, हम तो बस आपको सिखा देते हैं। और फिर एंडरुम्फ का स्टेज है,
यही है आपका पेंक का मॉडल। अगर ये डायग्राम बन गया, ये मॉडल समझ में आ गया, तो आपको हम अब चरण और अवस्था के बीच में अंतर समझाएंगे। दो मीटर उठा तो लाइन थोड़ी ऊपर उठनी चाहिए, थोड़ा उठा दीजिए, थोड़ा उठाइए। ऐसा दो मीटर का कोई बहुत ग्राफ में आप नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ में जो स्केल होगा वो बहुत बड़ा स्केल लिया गया है ना, तो उसमें 2 मीटर के चक्कर में आप लाइन इतना ना ऊपर उठा दीजिए कि अजीब सा लगने लगे ग्राफ। जैसे हमारे ग्राफ में एकदम हल्का सा लग रहा है कि वो लाइन थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर नीचे आने लगा है। गीता भलावी, क्लियर सर? बना लीजिए सर या बना लिए सर? क्या लिखे हो दीपक? फोर में कौन सा फेज है? वेनिंग, WANING। चलो इस मॉडल को रीड करो, पढ़ो। कल डेविस और पेंग का कंपैरिजन करेंगे और कल डिटेल से बात करेंगे इस पे। और फेज और स्टेज में अंतर अभी समझना है, बाकी इसको पढ़ना है। फेज प्रक्रियावाची शब्द है, स्टेज कालवाची शब्द है। कैसे है उसको सुनो। मान लो हम लोग कहते हैं कि पर्वतीय उत्थान एवं अपरदन के बीच के संबंध
के कारण स्थलाकृतियों का विकास होता है, अगर ऐसा कहते हैं तो पर्वतीय उत्थान और अपरदन की क्रियाएं समय पे आधारित नहीं है, ऊर्जा पर आधारित है। तो स्थलाकृतियों का विकास एनर्जी इक्वेशंस पे होगा, न कि ऊर्जा के समीकरण पर होगा, न कि काल पे आधारित। ऊर्जा का अर्थ क्या है? एक उदाहरण और लेते हैं जिससे शायद आप बहुत अच्छा समझ लोगे कि मान लो पृथ्वी का, मैंने आपको जियोमैग्नेटिज्म पढ़ाया, ध्यान से सुनिए। तो मैंने आपको जियोमैग्नेटिज्म में बताया कि वैक्सिंग मैग्नेटिज्म, वेनिंग मैग्नेटिज्म, पृथ्वी की दशाएं होती है कि वैक्सिंग चरण होता है कि वैक्सिंग मैग्नेटिज्म क्या है। तो जब भी रेडियो एक्टिविज्म ज्यादा होगा और थर्मल करंट्स कम होंगे कोर में, अंतरतम में, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स का फ्लो बढ़ जाता है, तो वैक्सिंग चरण आता है। अब रेडियो एक्टिविज्म कैसे होगा और किस प्रकार होगा और कितना होगा, यह समय आधारित नहीं है, प्रक्रिया आधारित है। यानी पृथ्वी का मैग्नेटिज्म जो वैक्सिंग मैग्नेटिज्म हम कह रहे हैं वो काल सापेक्षिक शब्द नहीं है, चरण सापेक्षिक है। समझ में आया कि नहीं? तो पृथ्वी के मैग्नेटिज्म का वैक्सिंग चरण ये समय पे आधारित नहीं है, यह आधारित है प्रक्रियाओं पर, क्योंकि रेडियो एक्टिविज्म का दर क्या है, थर्मल करंट के प्रोडक्शन का दर क्या है, इस पे निर्भर करेगा, समय पे नहीं। वैसे ही पर्वतों में जो परिवर्तन हो रहा है, स्थलाकृतियों में जो परिवर्तन हो रहा है, वह उत्थान और अपरदन के आनुपातिक कार्य दर का प्रतिफल है। और पर्वत में उत्थान कब तक होगा, यह प्रक्रिया आधारित है, भूगार्भिक क्रिया पर आधारित है, किसी समय पे आधारित नहीं है। समझ में आया? अपरदनात्मक शक्तियां किस दर से कार्य करेंगी, समय पे आधारित नहीं है, प्रक्रिया पे आधारित है, ढाल पे आधारित है, ऊर्जा पे आधारित है। ये कहना चाह रहे हैं पेंक। तो उन्होंने कहा कि अवस्था शब्द को हटाइए, हिमालय कोई युवावस्था में नहीं है, बल्कि हिमालय में उत्थान का दर उसके अपरदन के दर से अधिक है, इसलिए इसको हम लोग वृद्धि चरण कहेंगे, न कि हिमालय युवा है। हिमालय कोई जीव नहीं है कि वो युवा है, जवान है। आपको ऐसा जवान इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप उसमें उत्थान देख रहे हो, और उत्थान का कारण काल नहीं है, बल्कि उत्थान का कारण क्या है? प्रक्रिया है कि उत्थान का दर अपरदन के दर से अधिक है, इसलिए वैक्सिंग है। और उत्थान का दर अपरदन के दर से बराबर होगा तो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट, और उत्थान का दर 0 और अपरदन का दर ज्यादा तो क्या हो जाएगा? वेनिंग फेज। और ये सारा फेज काल पे आधारित नहीं है, प्रक्रिया पे आधारित है। धन्यवाद।